हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया, बेसिक फार्मूला उसका आ गया था, एक दो बेटा न्यूमेरिकल्स। उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अदर क्वांटिटीज़ के साथ क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल तो देखो साथ के साथ चलते रहेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली यार क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। डिनोट किससे करना है इसको? आई से। और इसका बेसिक फार्मूला जी क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? आई इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर जी। तो ये इसका बेसिक फार्मूला बेटा। बाकी आगे चलकर हमें पता लगेगा कि अगर वो एक पर्टिकुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर शेप मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अब अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वो अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स है बेटा, ये नहीं ना पता लग पाएगा। ये तो सारे के सारे जितने भी मासेस हैं ये सारे पॉइंट मासेस हैं, पॉइंट मासेस जो हमने अभी तक फार्मूला किया कि ये जी एक्सिस है, उसके आसपास ये n मासेस हैं। एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, दूसरे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, तीसरे का r3 है। तो इसमें बेटा ये सारे के सारे कैसे थे? पॉइंट मासेस। अगर हमें पॉइंट मासेस अवेलेबल है तो ओवरऑल फिर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये ऐसे घूमता है मान लो एक एक्सिस के लॉन्ग, क्या था? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। लेकिन आगे बताएंगे, ये एग्जाम्पल करा दें। अगर ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट मास नहीं है, नॉट अ पॉइंट मास, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, पॉइंट मास वो है नहीं। तो बेटा उनकी एक्सप्रेशंस डिराइव की जा सकती हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही फंडा लगाकर वो डिराइव होकर ना फाइनल रिजल्ट्स आ जाते होते हैं। अच्छा, उनकी डेरिवेशंस जो हैं वो सिलेबस में नहीं है, वो हमने कवर अप नहीं करनी है। हाँ, रिजल्ट्स जरूर सिलेबस में है, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे, बहुत आएंगे, वो हम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है बेटा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अच्छा स्फेयर भी दो तरह के हो सकते हैं, सॉलिड या फिर हॉलो। मान लो ये सॉलिड वाला स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसको अपने इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करवा रहे हो। अब स्फेयर होगा तो बेटा गिवन में उसका क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, पॉइंट तो नहीं है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल तो नहीं मिलने वाले तुम्हें कि m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर लगा दें। इसको बेटा डिराइव करके इंटीग्रेशन का यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। और वो आपको रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला, अगर एक सॉलिड स्फेयर है और उसके एक्सिस, उसका जो एक्सिस है उसके सेंटर से पास, अच्छा जरूरी नहीं ना हर बार सेंटर से पास हो, अगर सेंटर से पास नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। फिलहाल हमने बोला एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फेयर है और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? बिल्कुल उसके सेंटर से। उसको कुछ ऐसे रोटेट किया जा रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2/5 mr स्क्वायर आ जाता होता है इंटीग्रेट करके, डिराइव करके। लेकिन हमने बोला हमने आपको सिर्फ क्या याद करवा देना है? डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा देना है। तो अभी हम यहां पर हैं, पॉइंट मासेस हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। वो इस तरीके से कुछ देर में ही आज के टॉपिक में डिफरेंट टाइप ऑफ जो शेप्स होती हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं, उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, इनको याद कर लो। जैसे एक तुम्हें अभी याद कर लेना है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सॉलिड स्फेयर, एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। m इसका क्या है? स्फेयर का टोटल मास है, टोटल मास ऑफ द स्फेयर। r क्या है? इसका रेडियस है। तो ये बातें बेटा चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। वैसे ही बस स्टार्टिंग के लिए दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं यार, क्वेश्चंस कर लेंगे तो चलो फार्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। बेसिक फार्मूला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस mn
आर एन स्क्वायर हम यूज करेंगे, यूनिट आपको पता ही है, एम की केजी, इसकी मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। मान लो बेटा हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जी ये जो आपको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सॉरी ये जो आपको ट्रायंगल दे रखा है, इसके ऊपर 1 kg, 2 kg, 3 kg 3 पॉइंट मासेस रखे हुए हैं। कैसे मासेस रखे हैं जी, पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ दिस स्फेरिकल, सॉरी दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के यहां पर 3 पॉइंट मासेस पड़े हुए हैं, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। वैसे क्वेश्चन बना दिया मैंने अपने आप ही, आंसर अपने आप देखते रहना जो भी आएंगे। मैं इसके 2-3 केस करवा दूंगा, 2-3 केस। जैसे सबसे पहले मान लो हमने इसका एक्सिस ये रखा यार, कि मान लो जी ये ऐसे रोटेट हो रहा है, सारे के सारे पूरा का पूरा एन अंदर की ओर रोटेट हो रहा है। मासेस कैसे है, पॉइंट मासेस, मतलब ये भी अंदर की ओर रोटेट हो रहा है, ये भी अंदर की ओर रोटेट हो रहा है। कुछ इमेजिनेशन हो गई होगी। अगर बेटा इस तरीके से रोटेट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अगर कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। साइड इसकी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दे रखी है। अगर बिल्कुल इसके एक्सिस को देखें, बिल्कुल इसकी सिमेट्रिकली देख रहे हैं हम, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 1/2 होगा और ये वाला डिस्टेंस भी 1/2 होगा जी। ओके, अब इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की कोशिश करूं तो मेरे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है, m1r1 स्क्वायर है, m2r2 स्क्वायर है, m3r3 स्क्वायर है। यहां पे 3 ही पार्टिकल्स हैं तो ये लग जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो पहला मास एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 1/2 मीटर की दूरी पर है। फर्स्ट मास एक्सिस से 1/2 मीटर की दूरी पर है भाई। तो यहां पे लगेगा m1 कितना था, 2 kg, डिस्टेंस कितना 1/2, प्लस सेकेंड मास 3 kg वाला एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 1/2 की दूरी पर ही है। तो ये m2r2 स्क्वायर हो गया भाई। थर्ड मास 1 kg एक्सिस से कितनी दूरी पर है भाई, वो तो एक्सिस पे ही पड़ा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2 × 1/2 स्क्वायर, 3 × 1/2 स्क्वायर, 1 × 0 का स्क्वायर। चेक कर लेना, गलती हम बहुत करते हैं। 2 × 1/4, 3 × 1/4 प्लस ये तो 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लो यार, 2/4 यानी 1/, नहीं वैसे एलसीएम ले लो यार, 4 तो दोनों में है ही है। तो नीचे क्या आ गया, 4 आ गया, और ऊपर क्या आ गया, 2 + 3 5 आ गया। आंसर क्या आ गया, 5/4 kg मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। कुछ ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अब इसी में क्या करते हैं, सिचुएशन चेंज कर देते हैं। सिचुएशन चेंज यानी एक्सिस चेंज कर देते हैं भाई, सब कुछ वही है। अगर हम एक्सिस चेंज करेंगे, इसका आंसर अपना नोट कर कर रख लेना। देखते हैं एक्सिस चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे चेंज आता है। एक तो ये एक्सिस हो गया था, ठीक है जी। अब मान लो कि हमने इसको मिटा देते हैं, ओके, और हमने इसका क्या कर देना है, अब एक्सिस केसेस तो इसमें बहुत बन जाएंगे यार, 3 केस ले लेंगे बस, ठीक है। केस तो इसमें बहुत बन जाएंगे, 3 डिफरेंट केस लेके करके दिखा देंगे इसको। अदरवाइज तो जहां जहां
मास पड़े हुए हैं, जहां जहां लाइन जा रही है वहां वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक्सिस इसका चेंज कर सकते हो। तो ये हमारी भैया फोटो थी, ये 1 kg था, ये 2 kg था, और ये 3 kg था। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पता ही है। अब अगर मैं इसका एक्सिस नीचे वाली लाइन ले लूं यार, मान लो मैंने इसको इस एक्सिस के अलोंग घुमा दिया, पलटा दिया इसको, मान लो यहां से वेल्डिंग कर कर नीचे वाले साइड पे पकड़ लिया, और इसको ऐसे 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 इस एक्सिस के अलोंग, नीचे वाली लाइन जो है उस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करने की कोशिश हो रही है। यानी ये सारे गिर के नीचे आएगा, सारा ही गिर के नीचे आएगा, और ऐसे 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 क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके जी। अब अगर ऐसा हो गया तो हमें फार्मूला तो वही है, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r3 का स्क्वायर। हमें मास तो गिवन है, सबके डिस्टेंस चाहिए होंगे एक्सिस से। भाई जो पहले वाला है इसको पहले वाला मान ले, चल 1 kg वाले को, ठीक है। ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला। अब दूसरा तो एक्सिस पे पड़ा है, इसका डिस्टेंस तो एक्सिस से कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 का स्क्वायर 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। ये भी एक्सिस पे पड़ा है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भैया 0 का स्क्वायर 0, m के साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो भी 0, तो ये दोनों टर्म तो 0 आने वाली हैं। अब बच गया ये, हमें इसका एक्सिस से क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब 1 kg वाले का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमें ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 मीटर है, ये हमें पता था 1 मीटर है। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पाइथा लग जाएगी, पाइथा। अगर मैं इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पाइथा लगाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस r1 है जी, 1 मान लो फिर। तो r1 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट द स्क्वायर माइनस द स्क्वायर, पाइथा लगी है भैया, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट 3/4, ये बन जाएगा रूट 3/2। अनर्शिया आ जाएगा m1 यानी 1, r1 यानी रूट 3/2, बाकी दोनों टर्म 0 0 हो गई, और ये क्या बन गया 3/4। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। 1 kg था, रिजल्ट क्या आ गया 3/4, यूनिट वही kg मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है यार क्लियर होना शुरू हो ही गए होंगे। एक इस पे और केस देखो, एक केस इसका और करते हैं, इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी है बस सब कुछ। हमने एक्सिस चेंज कर देना भाई, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो रोक लो, हम नहीं रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। ओके जी। अब हमने क्या करना है यार, इसका एक्सिस फिर से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब अगर इसी को बेटा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अलोंग हम घुमा दें, ठीक है। एक्सिस कैसे लेना है, अब इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये भैया अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये 1 kg वाला, ये 2 kg वाला, 3 kg वाला, ये है भाई इसका सेंट्रोइड। पता होगा सेंट्रोइड क्या होता है ना, अल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस ये रहा तुम्हारी तरफ आ रहा है,
एक्सिस ये रहा मेरे भाई, एक्सिस बाहर की ओर है और इसको हमने इस एक्सिस पे ऐसे ऐसे घुमा दिया। एक लाइन डंडी जा रही है भैया, एक डंडी इसके अंदर से जा रही है ऐसे, ये ट्रायंगल इसके बीच में खड़ा है और ऐसे घूमेगा। अब इमेजिन तो खुद ही करना पड़ेगा तुम्हें ये सारा सिस्टम। मान लो जी इस एक्सिस के अलोंग, एक्सिस यहां से बिल्कुल एन परपेंडिकुलरली आपकी ओर आता हुआ शो हो रहा है, ठीक है जी। ऐसे घूमा अगर तो इसका क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए तो बनेगा m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, m1 m2 m3 गिवन है। किसकी जरूरत पड़ेगी, r1 r2 r3 की जरूरत पड़ेगी। अब r1 क्या है, एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया एक्सिस ये रहा, मास ये रहा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना ये एंगल, ये लाइन है, ये रहा एक्सिस, तो भैया इसमें और इसके बीच में 90 डिग्री बन ही रहा है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है एक्सिस से। 2 kg वाले मास का अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूं, ये डिस्टेंस जिसको मैंने किससे नोट कर दिया, एक्स से नोट कर दिया, तो मेरे भाई ये जो एक्स है एक्सिस से इस 2 kg वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। करके देख लो, समझ लो, इमेजिन कर लो। ऐसे ही जो 3 kg वाला है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, 1 kg वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखो ये डिस्टेंस है और ये इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 2 kg वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, 3 kg वाले का ये है, 1 kg वाले का ये है। तीनों सिमेट्री के हिसाब से इक्वल आ रहे हैं। एक्स 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 रख लिया हमने। तो इस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो m1 x² आ गया, m2 x² आ गया, m3 x² आ गया। इजी हो गया, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। I इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 x² आ गया। भैया I इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, 2 और 3 5 और 1 6 हो गया। यहां पर x² आ गया। अब x हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम इस छोटे ट्रायंगल को देखें तो भाई वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि सिमेट्री है, तो ये 30 डिग्री का आएगा। अगर ये 30 डिग्री का आ गया तो ये x मुझे फाइंड करना है, x मुझे फाइंड करना है। और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला डिस्टेंस साइड का आधा है। साइड 1 मीटर लास्ट में पुट करूंगा, जनरल फार्मूला बना के दे रहा हूं। तो ये वाला डिस्टेंस साइड का आधा है, ये वाला डिस्टेंस x है। भैया ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल पता है तो कॉस लगा दूंगा क्योंकि मुझे बेस पता है, ये हाइपोटेन्यूज भी पता है। तो यहां मैंने लगा दिया कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री हो गया बेस। बेस कितना, a/2 और नीचे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी, x। कॉस 30 होता है √3/2 इक्वल टू ये है a/2x। 2 ने 2 को काट दिया, x कितना आ गया, a/√3 आ गया। तो ये जो भैया x है कितना आ गया भाई, a/3 आ गया। मैंने जर्नल इसलिए बोला, हर बार थोड़ी 1 मीटर गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो यहां पर हमें मान लो 1 मीटर गिवन था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1/√3। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1/√3
√3 आ गई, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया 1 डिवाइडेड बाय √3, तो I आ गया 6 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, I कितना आ गया 2 kg मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारा तो ये आंसर आ गया, बाकी आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ ना कर दियो, कंसेप्ट वाइज बिल्कुल ओके जी। तो यार ऐसे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए जा सकते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है तो करना तो पड़ेगा ही, उसको भी देख लेते हैं। ये क्या कहता है इसमें बेटा, इसको मिटाते हैं पहले। अगला जो क्वेश्चन है उसमें 4 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा जी, और वो 4 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं पॉइंट मासेस नहीं है, स्फेयर्स हैं सॉलिड वाले, ठीक है। फिर से सुन लो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो, नॉट पॉइंट मासेस। इससे पिछली जो क्वेश्चन किया हमने, जो उसके जितने भी पार्ट किए 2-3, उनमें वो जो मास थे ना यार 1 kg 2 kg 3 kg, वो सारे के सारे कैसे थे, पॉइंट मासेस थे, वहां लगाया हमने, ठीक है, m1r1² + m2r2² + m3r3²। लेकिन पहली बात ये पॉइंट नहीं है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सबका अपना अपना मास है, m, इसका मास m, इसका मास भी m, इसका मास भी m, और इसका मास भी m, ठीक है जी। अपना अपना इनका मास है। ये ऐसे स्क्वायर के वर्सेस पर पड़े हुए हैं, स्क्वायर की साइड दे रखी है b, इनका अपना रेडियस कितना दे रखा है, दिख रहा होगा, a दे रखा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने इसको किसी एक साइड के अलाउंग घुमाया, ये ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा, इस एक्सिस के अलाउंग ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा। अच्छा, जो स्फेयर्स लगा रखे हैं हमने वो फिक्स नहीं है, जैसे रोलर नहीं होते, रोलर वो रोल करते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये खुद भी घूमते हैं, खुद भी घूमते हैं, फिक्स नहीं है, बीच में एक्सिस है, ये खुद भी घूम रहे हैं और ओवरऑल तो ये घूम ही रहे हैं। और कई बार आपने ना मेले वेले में जाओ ना, फन सिटी वगैरह जाओ, मेले में भी होते हैं, फन सिटी वगैरह में, या जो ऐसे अम्यूजमेंट पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े झूले से लगे होते हैं, उसमें एक आपने देखा होगा कि वो कुर्सियाँ सी बनी होती हैं, एक वो बड़ा सा होता है, वो पूरा का पूरा बड़ा वाला तो घूम ही रहा होता है, नीचे जो कुर्सियाँ हैं ना जिन पे आप बैठे हुए हो, चेयर से बांध रखा होता है, वो भी घूम रही होती हैं, उधर से वो घूम रहा है, उधर से ये घूम रही है, बंदा पागल हो जाता, अरे आधे तो उल्टियाँ करने लग जाते हैं। तो उसमें भी है कि ओवरऑल रोटेशन तो है ही है, इंडिविजुअल भी रोटेट कर रहे हैं भैया, ये ओवरऑल रोटेशन तो है ही है, ये इंडिविजुअल भी अपने अपने एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। जब मैं ओवरऑल रोटेशन देखूंगा इसकी ओवरऑल, तो मैं मानूंगा कि इसका मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। अगर बेटा मैं स्क्वायर के 4 कोनों पे मास देखूंगा, उसके हिसाब से रोटेशन लूंगा, तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये सेंटर ऑफ मास पे इनका मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास पे अगर कंसंट्रेटेड है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो वही 4 पार्टिकल्स हैं, m1r1², इसका मास कितना m, और ये वाला तो एक्सिस पे पड़ा है, तो यहां आ जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस इसकी बात करूं मास इसका भी m है, ये एक्सिस से कितनी दूरी पर है, b पर, ये m एक्सिस से कितनी दूरी पर भाई, b पर, b है ना, इसका एक्सिस से डिस्टेंस, इसका एक्सिस से डिस्टेंस b है, इसका 0 ही था। अब ये चौथे वाला जो है जीरो का स्क्वायर, सॉरी चौथे वाला
फिर से एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो 0 का स्क्वायर, समझ गए होगे। ये दो तो एक्सिस पे है, इनका एक्सिस से डिस्टेंस 0 0, 2 का आ गया, ये ठीक है। अब अगर ये चारों के चारों भाई पॉइंट मासेस होते ना, पॉइंट मासेस, और ऐसे करके सिस्टम घूम रहा होता, पॉइंट मासेस होते तो यही आंसर आता। लेकिन मैंने बोला कि पॉइंट मास नहीं है, ये स्फेयर्स हैं, ये खुद भी घूम रहे हैं भाई। जब खुद भी घूमेंगे तो स्फेयर का अपना फार्मूला लगेगा। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक स्फेयर है, स्फेयर सॉलिड वाला अपने ही एक्सिस पे घूमेगा, तो उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सप्रेशन क्या है, 2/5 mr²। ये 4 हैं, चारों अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, तो यार ये तो है ही है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इनकी कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी। ये 4 हैं, चारों घूम रहे हैं, तो एक का कितना है, 2/5 ma², क्योंकि m मास है, रेडियस फिर कितना दे रखा है, a दे रखा है ना भाई। तो ये रिजल्ट आएगा यार, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, mb², 2 बार mb², प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 बार 2/5 ma²। बाकी अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, जो भी सॉल्व होता है। ये 2 से 2 बाहर आ जाएगा, और जाएगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, b² प्लस 4/5 a²। ठीक है जी। बाकी इसको फिर वही बात, करेक्शन चेक कर लिया करो यार। तो ऐसे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो हमने बात की पॉइंट मासेस वाले केसेस की ही की है। अगली बात में फिर वो जो स्पेशल टाइप ऑफ शेप्स है ना, बहुत शेप्स हैं यार, लेकिन पहले ना 6-7 बेसिक वाली शेप्स हैं। उन बेसिक वाली शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिस्ट आउट कराते हैं, उसके बाद फिर जो भी देखते हैं, जिधर को भी बात बढ़ेगी उसको बढ़ाते हैं। इनको नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो यार अब एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं, ठीक है। 6-7 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, 6-7 स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो याद होनी चाहिए एनी टाइम बेटा। क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ओके, कॉमन सी जो शेप्स हैं उनमें से सबसे पहले मान लो अपने पास क्या आ गया, एक रिंग आ गया बेटा। सबसे पहले क्या आ गया अपने पास, एक रिंग। पहले नंबर पे मान लो अपने पास क्या है, एक रिंग है जी, रिंग। ठीक है जी, रिंग जो कि कुछ ऐसे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि देखो एक्सिस का भी फर्क है ना। हम इसका सबसे पहले बेसिक वाला एक्सिस ले रहे हैं। बेसिक वाला एक्सिस मतलब इसके सेंटर से पास करता हुआ और इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाता हुआ। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, किसी भी रिंग को अगर हम कुछ ऐसे रोटेट करें, अब आप कहोगे कैसे करोगे, मान लो किसी तरीके से ये जॉइंट है, या मान लो जॉइंट नहीं भी है, रिंग को पकड़ के ऐसे क्या कर दिया हमने, घुमा दिया। तो बेटा अगर हम इसको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं ऐसे, तो इसका कुछ ना कुछ देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ओके, इसका एक्सिस चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक वाला फार्मूला, पहले इंस्टेंस में आपको इसका बिल्कुल बेसिक वाला फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी इसके 2-2 3-3 फार्मूले आ जाएंगे यार। एक्सिस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अलग आ जाएगा। तो फर्स्ट केस रिंग का होगा यार। सेकेंड केस में हमारे पास होगी एक डिस्क। ठीक है, ये रिंग है, अगर अंदर से खाली है तो रिंग हो गया। अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, डिस्क हो जाएगी। डिस्क भी मान लो हमने कुछ ऐसी रखी हुई है और
कुछ ऐसे ही ये रोटेट हो रही है। m इसका मास है, r इसका रेडियस है, ऐसे ही m इसका मास है, r इसका रेडियस है, ये भाई डिस्क है। अब इसके भी कई केसेस बनेंगे, कई रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल वाला केस कि ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, डिस्क के बिल्कुल सेंटर से और उसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये कुछ ऐसे रोटेट हो रही है। ओके जी। तीसरी बात जो हम करेंगे वो हम कर लेंगे एक सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा। सिलेंडर हमारे पास दो तरह के होंगे, एक हॉलो सिलेंडर होगा और दूसरा सॉलिड। मान लो ये हॉलो सिलेंडर है और इसको फिर हम भाई कुछ ऐसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, सबका मास m, सबका रेडियस क्या लेकर चल रहे हैं, r लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक आ जाएगा चौथे नंबर पर, ये हॉलो है, हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। कैसा, सॉलिड। ठीक है जी। तो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कैसा भाई, सॉलिड वाला, सॉलिड भाई, सॉलिड है। तो ये मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, चार तो यही हो गए। जगह का देखते हैं, है जगह। पांचवें नंबर पर सॉलिड सिलेंडर। ठीक है जी, सिलेंडर नहीं, सॉलिड हो गया, सिलेंडर होलो, सॉलिड सिलेंडर हो गया। उसके बाद पांचवें नंबर पे यार स्फेयर है। स्फेयर कैसा, हॉलो। पहले कौन सा ले लिया हमने, हॉलो स्फेयर। मास इसका m है, रेडियस इसका r है। एक्सिस हमने सबके सिंपल वाले रखे हैं। सिंपल वाले मतलब उसके बिल्कुल सेंटर से पास करता हुआ। भैया एक्सिस चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएंगे। अपनी लिस्ट बना लो। 6 नंबर पर यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा मैं इनका। 6 नंबर पर स्फेयर कैसा हो जाएगा हमारा, सॉलिड स्फेयर। ठीक है जी, ये सॉलिड स्फेयर हो जाएगा। ऐसे घुमा देंगे, मास इसका m होगा, रेडियस इसका r होगा। और 7वें नंबर पर एक आ जाएगी हमारे पास रॉड। ठीक है जी, ये रॉड हो जाएगी। रॉड का मास m, थिकनेस इसकी इग्नोर कर रहे हैं हम, ओवरऑल मास m है। ओवरऑल लेंथ इसकी क्या है, लेंथ l मान लेंगे। और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में क्या बना लो, हमारे पास जगह कम बच गई थी, हमने उधर लिख दिया। आप अपनी कॉपी में एक लिस्ट बना लो यार। लिस्ट में मतलब बॉक्स ही बना लेना। नंबर 1 एक तरफ सीरियल नंबर डाल लो, एक तरफ नाम लिख लो, एक तरफ उनकी शेप बना लो और एक तरफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। और वो 6 और 7 भी उसके नीचे ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, समझ गए भाई। क्या बना लो, इस पे एक पूरा बॉक्स ही बना लो यार। स्केल वेल से बना लो, हम बिना स्केल के बना रहे हैं हम। ओके, तो आपने क्या किया, एक ऐसे कर कर मान लो बॉक्स बना लिया, ये बन गया डब्बा। ठीक है जी, ये हो गया सीरियल नंबर वाला, ये हो गया ऑब्जेक्ट की शेप के नाम वाला, ये चलो शेप हो गई। और अगला क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो 6th और 7th भी इसके नीचे ही आ जाएगा। ठीक है जी,
ये क्या होगी, सिचुएशन होगी। जरूरी है भाई, बड़े आराम आराम से करा रहा हूं, वरना मैं पहली बना के सारे लिख देता यहां पर, मजा नहीं है, याद नहीं होंगे फिर वो। बिल्कुल आराम आराम से जैसे क्लास में कराया जाता ना, उसी के हिसाब से वीडियो में भी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे कर कर एक क्या बना लो, टेबल बना लो यार, ठीक है। पहला, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा। उसके नीचे क्या लगा लेना, ये 6th और 7th भी लगा लेना। बाकी लिस्ट बड़ी लंबी होती है, पहले 7 याद करवाने हैं। कल जो क्लास होगी उसमें याद करके आना भाई, आते ही पूछूंगा। तो सबसे पहले भैया सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये उसका एक्सिस कौन सा है वो शो किया हुआ है, और यहां है मोई। मोई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब आओ पॉइंट पर, वो 6th और 7th इसी में ऐड कर लो। फर्स्ट केस रिंग, भाई रिंग को अगर ऐसे घुमाते हो, रिंग का मास m है, उसका रेडियस r है, और एक्सिस जो भी है आपको शो कर रखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने याद कर लेना है, ये होता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर याद रखना है भाई, ठीक है जी। डिस्क का ये वाला जो केस है, जो आपको शो कर रखा है, ऐसे ऐसे अगर डिस्क को घुमाओगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आधा mr स्क्वायर। m इसका मास है, r इसका रेडियस है, आधा mr स्क्वायर यानी कि हाफ mr स्क्वायर। ओके, अब अगली बात सिलेंडर। यार सिलेंडर और रिंग, हॉलो सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, कितना, mr स्क्वायर। यार आप इमेजिन करो ये रिंग है, क्या है जी, ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है। यार इसके ऊपर एक और रिंग रख दे, इसके ऊपर एक और रिंग रख दे, रिंग 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 रिंगा रिंगा रिंग कर दे, तो भैया रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग 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 रिंग, कड़े रख दो एक के ऊपर एक, चूड़ियां रख दो एक के ऊपर एक, तो क्या बनता है, सिलेंडर बन जाता है ना। कौन सा वाला सिलेंडर बन जाता है, हॉलो सिलेंडर बन जाता है ना। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है वही किसका आएगा, हॉलो सिलेंडर का आएगा, mr स्क्वायर। और बिल्कुल उसी तरह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है वही किसका आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का आ जाएगा, हाफ mr स्क्वायर। जैसे भैया तुमने रिंगा 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 किया था, एक के ऊपर हॉलो सिलेंडर बना, वैसे डिस्का 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 कर दो। डिस्क है, उसके ऊपर दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, पांचवी डिस्क, डिस्कम डिस्क कर दो, तो क्या बन जाएगा, फिर से सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं। और सिलेंडर कैसा होगा, सॉलिड होगा। 5 रुपए वाले सिक्के लो, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का कर दो। तो जब सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का कर दोगे तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा ना, सिक्के पे सिक्का। अब सिक्के पे सिक्का से याद आया कि एक बार एक बंदा शेर सुना रहा होता है स्टेज पे, उसको बुला लेते हैं हमारे जैसे किसी को कि भी शेर सुना, तो वो शेर सुनाने लग जाता है और तो उसको कुछ आता नहीं है। वो कहता है कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, जैसे मैंने बोला ना सिक्के पे सिक्का, तो कहता है कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता। अब उसको आगे कुछ आ ही नहीं रहा होता, वो इसी को खींच रहा होता है, कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, भाइयों कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, भाइयों कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता। जब ज्यादा हो जाता है तो पीछे से एक बंदा बोलता है जनाब कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता तो ठीक है,
आगे क्या है, तो कहता है कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता, आगे की मत सोच, तू बैलेंस देख, बैलेंस। तो बस सिक्के पे सिक्का से हमें कुत्ते पे कुत्ता याद आ गया। अब वो भी को फिजिक्स वाला ही था, वो कह रहा है कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता छोड़, तो आगे सोच, वो बैलेंस देख, चल कुत्ते की पूंछ पे कुत्ता कैसे टिक रखा है। तो मजाक की बात, मजाक में सिक्के पे सिक्का, कुत्ते पे कुत्ता, हम कहां पर पहुंच गए, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, सिलेंडर स्फीयर पर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर। याद कर लेना भाई, याद हो गया होगा। अगली बात, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। बेटा अगर ये हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो 2/3 एम आर स्क्वायर, एक्सिस सिंपल वाला। अगर ये सॉलिड स्फेयर है, देखो मैं वहीं लिख दूंगा, अब आपने अपना लगा रखा है 6 नंबर पर, यहां क्या लिख रखा है, सॉलिड स्फेयर, यहां पे वो वाली फोटो बन रखी है, और उसका रिजल्ट क्या आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, अपना टेबल कंप्लीट कर लो, मैंने साइड पे लिख दिया 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो सॉलिड स्फेयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। अब आते हैं किस पे, रॉड पे। भाई रॉड जो है, रॉड अगर उसकी लेंथ एल है, हमने बोला थिकनेस हमने इसकी या रेडियस इसका खुद का इग्नोर कर रखा है, नेग्लिजिबल है लेंथ के कंपैरिजन में, लेंथ एल है, मास एम है, तो इसके सेंटर के अलोंग, यानी जैसे इसको हमने रोटेट कर रखा है, यहां साथ में बन गई फोटो कैसे घूम रहा है दिखाते हुए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख लो 1/12 एम एल स्क्वायर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अलोंग कितना होता है, 1/12 एम एल स्क्वायर होता है जी। ठीक है, अब ये रिजल्ट, कम से कम ये रिजल्ट तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, शेप्स कुछ और भी बेटा हमें मिलेंगी। कौन हो सकता है, स्क्वायर शीट हो सकती है, ट्रायंगुलर शीट हो सकती है, बहुत चीजें हैं, लेकिन फिलहाल यहीं पे हम क्या करेंगे, रोकेंगे अभी आपको, वो न्यूमेरिकल्स जब आएंगे उसके साथ आएंगी। तो ये शेप याद करो। अब एक्सिस चेंज कर देने पर कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, या कैसे आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें 2 थ्योरम चाहिए होंगी, एक जिसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको नोट कर लो, अगली हेडिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ जी बेटा, तो अगली हेडिंग क्या डाली आपने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। या ये ऐसी थ्योरम है दोनों, इसकी हेल्प से अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर शेप का कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम इन दोनों में से कोई थ्योरम लगाकर उसके दूसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें रिंग है, या रिंग के सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर एक्सिस में चेंज कर दूं, उसके डायमेट्रिकली ले लूं उसके प्लेन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया वाला क्या होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इन दोनों में से किसी थ्योरम का यूज कर कर। कैसे करते हैं वो बता देंगे, पहले आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पहले समझा दे। प्रूफ इसका नहीं करना है, स्टेटमेंट भी मैं बोलूंगा नहीं, स्टेटमेंट अपना नोट्स में से जाकर पढ़ लेना यार, ठीक है। वो स्टेटमेंट वो लैंग्वेज फॉर्म में होती है ना, उसको मैं बोलूंगा नहीं, समझाने का काम है, वो मैं समझा देता हूं। स्टेटमेंट पढ़ना नोट्स में से। पहली बात, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, डाल लो यार हेडिंग, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है जी। तो 2 थ्योरम है यार, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है यार, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, सॉलिड है, सॉलिड मतलब 3 डायमेंशनल।
इस पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और मान लेते हैं बेटा इसमें से हमने एक एक्सिस पास करवाया और इसको हमने कुछ जो भी मैंने एक्सिस शो किया हुआ है उसके अलोंग क्या करवाया, रोटेट करवाया। अब रोटेट करवाओगे तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका आएगा ना। थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूं बेटा इसको, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस है जी, इसके अलोंग इसको हमने रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मान लो कितना आया, इस एक्सिस के अलोंग आई आ गया। ठीक है, मुझे पता है या नहीं पता, गिवन एक्सिस के अलोंग आई आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेटा इसका ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास भी होगा। अगर मैं एक एक्सिस लेता हूं, ये जो दूसरा वाला एक्सिस है, इसके बारे में क्या खास बात कि पहली बात ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, ये कोई भी है, कहीं से भी पास कर रहा है। पहले वाला कहीं से भी पास कर रहा है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ गया। और दूसरा वाला एग्जैक्टली कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पासिंग एग्जैक्टली थ्रू सेंटर ऑफ मास। और दूसरी इसकी खास बात, ये हमारे गिवन वाले एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अगर पता है या पता करना है, जो भी है, नाम मैंने इसका क्या रखा, आई रखा। ये वो एक्सिस है जो मेरे गिवन एक्सिस के पैरेलल है। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। दो बातें क्लियर हैं, एक तो वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, दूसरा अपने गिवन वाले एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। और तीसरी बात, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसके अलोंग घुमाता हूं तो आई आएगा। थोड़ी देर बाद सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस वाले एक्सिस के अलोंग आता हूं, घुमाता हूं, तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसका भी आएगा। मान लो उसका नाम मैंने क्या रख दिया, आईसीएम रख दिया। आईसीएम, I1 I2 भी रख सकते थे भाई, लेकिन I1 I2 की बजाय अब उसका आई रख दिया जो गिवन वाला है, और इसका आईसीएम रख दिया। मान लो मुझे आईसीएम पता है, सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो मुझे पता है, मैंने किसी और एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। फाइंड मैं तब कर पाऊंगा जब वो वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले के पैरेलल होगा और डिस्टेंस मुझे पता होगा। अब अगर इतनी चीजें पता हैं तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग गिवन एक्सिस है, जो भी गिवन एक्सिस है, इट इज इक्वल टू आईसीएम प्लस md स्क्वायर। यार ये एक्सप्रेशन तुमने क्या करनी है, याद कर लेनी है कि I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस md स्क्वायर। I कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी एक्सिस के अलोंग, आईसीएम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मेरे वाले एक्सिस के पैरेलल था और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस md स्क्वायर। तुमने क्या करना है, याद रखना है। कभी I पता होता है आईसीएम फाइंड करना होता है, कभी आईसीएम पता होता है I फाइंड करना होता है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक्सप्रेशन है, यहीं से इसकी स्टेटमेंट बना दी जाती है। नोट्स में से जाके पढ़ लेना, कुछ ऐसे लिखी होगी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ the moment of inertia about an axis passing through center of mass and parallel to the given axis and the product of the square of the distance between them and the mass of the body। अब भाई ऐसे बोल के बताऊंगा तो पगला जाओगे, तो इसलिए हमने समझा दिया है, आपको पगलाना नहीं चाहते। इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही है, यहीं से बोल के बनाई होगी। स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक्सप्रेशन लिख लो। कभी भी एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाती है
तो स्टेटमेंट बोलने से पहले, लिखने से पहले एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन याद हो जाएगी और उसको देख देख के स्टेटमेंट बना दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द मास ऑफ द बॉडी। तो ये बना के लिखनी पड़ेगी, याद बात ये होनी नहीं है, पहले ये लिखोगे, यहां से बना के लिख लो। तभी मैंने बोला था स्टेटमेंट में बोल के नहीं बताऊंगा, खैर मैंने बोल दी, रहा नहीं गया मुझसे, एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अब इसका एक थोड़ा सा क्या बता दूं, यूज बता दूं, एक दो एग्जांपल लेके इसका यूज बता देते हैं और क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क कहाँ है भाई, डिस्क है। अब डिस्क का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है जी। या मान लो एक हॉलो स्फेयर है, अब हॉलो स्फेयर का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। या एक रॉड है, रॉड में भी हमने बोला उसका सेंटर से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है जी। अब आपको इतना क्लियर होगा कि ये जो सेंटर है, रिंग का सेंटर डिस्क है, ठीक है, डिस्क का डिस्क का सेंटर, तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है, डिस्क का सेंटर उसका सेंटर ऑफ मास है, या डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होता है। तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मुझे पता है यार, वो तो आईसीएम है। ऐसी स्फेयर का सेंटर, सॉलिड स्फेयर है वो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो, सॉरी, उसका सेंटर भी तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। यानी ये वाला जो एक्सिस है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो सेंटर ऑफ मास वाला हो गया, आईसीएम है। और ऐसे ही भाई ये इसका सेंटर ऑफ मास है, रॉड जो है, अच्छा जितनी भी शेप्स हैं उनमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। तो मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन भाई ये तो आईसीएम है, सेंटर ऑफ मास वाला है, मतलब ये मुझे पता है डिस्क का क्या था, हाफ mr² था, सॉलिड स्फेयर का क्या था, 2/5 mr² था, और इसका कितना था, 1/12 ml² था, ठीक है, एल इसकी लेंथ है मान लो। अब अगली बात, मान लो मेरे मन में आया कि मैं उसका ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं, कि भाई मैंने डिस्क को यहां से वेल्ड किया, एक रॉड के साथ वेल्डिंग कर दी, ऐसे घुमाऊंगा तो कितना आएगा चेक करना चाहता हूं, ढूंढना चाहता हूं। ऐसे ही एक सॉलिड स्फेयर है, इसके अलोंग मैंने एक एक्सिस ले लिया, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे घुमाना चाहता हूं, मैं ये फाइंड करना चाहता हूं। ऐसे ही इसमें भी मैं सेंटर से नहीं, एंड से वेल्डिंग करके मैंने एक रॉड लगा दी और मैं इसको ऐसे घुमाकर एंड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं। तो भाई हम देख पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए वो सेंटर ऑफ मास वाले के पैरेलल है। ओके, ऊपर से मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है पता है, अवेलेबल है, ऊपर से आईसीएम भी अवेलेबल है। तो आईसीएम तीनों केसेस में अवेलेबल है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस तीनों केसेस में अवेलेबल है। तो भाई ये तो अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, एम मास है, तो ये कैलकुलेट कर लूंगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अगर नॉलेज हो ना, तो आप किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग, आपको अगर पहले वाला एक्सिस पता है तो आप किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड कर सकते हो। एक बार कर कर देख लेते हैं, इसको मिटाकर जगह बना लेते हैं। फार्मूला तुम्हें याद है, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। तो आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर का यूज करते हुए हम इसको कर लेते हैं जरा कैलकुलेट। हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो इस केस में जब मैंने
लगाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लिख लो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या लिखूंगा, आई यानी ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होना चाहिए, इसके किसी भी पैरेलल वाले एक्सिस के सम के, जो कि सेंटर ऑफ मास से भी पास होना चाहिए। देखो हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, प्लस एम डी स्क्वायर। इस हिसाब से पहले वाले केस में आई किसके इक्वल आ रहा है, आईसीएम कितना था, 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। तो रिजल्ट क्या आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर का रिजल्ट आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। यानी अगर डिस्क होगी और डिस्क का एक्सिस ये वाला लिया होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। अब अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो कि डिस्क जो थी, डिस्क के सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, और अगर उसकी एज से टेंजेंशियली प्लेन के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियली प्लेन के परपेंडिकुलर को एक्सिस जा रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। नोट कर लो। अगर ये वाला केस होता तो इसमें चेक कर लो, इसमें क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये वाला आई किसके इक्वल, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। आई इक्वल टू भैया एल आईसीएम कितना है, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी कितना है, आर स्क्वायर। चेक करना भाई, एम आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, एम आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। नीचे कितना आएगा, 5 आएगा, ये 2 होगा और एलसीएम 5 आएगा, 5 और 2 7 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, रिजल्ट क्या आएगा, 7/5 एम आर स्क्वायर आएगा। ये याद भी होने चाहिए। पहले तो बेसिक वाला याद कर लिया, लेकिन उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स में कभी कोई भी आ सकता है, तो याद होंगे तो डायरेक्ट लगा दोगे, नहीं याद होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। अब साइड पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेना जी। ओके, अब वो भी रह गया, उसको भी देख ही लो यार। अगर हमने इसको देखा तो इसमें लगाया हमने I इक्वल टू, एक बार वीडियो को रोक लेना, वीडियो रोकने से पहले अपने आप कैलकुलेट कर लेना, अपने आप कैलकुलेट करके जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर से वीडियो ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद उसको मिला लेना कि रिजल्ट सही आया है कि नहीं आया है। तो I इक्वल टू रोक ली होगी वीडियो, मैं यहां पे नहीं रोक रहा, बोलता जा रहा हूं। तो I इज इक्वल टू ICM प्लस एम डी स्क्वायर। आई इक्वल टू ICM कितना भाई, 1/12 ml स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर बाई डी कितना है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, L/2 है, तो ये L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। I इक्वल टू ml स्क्वायर, तो ml स्क्वायर दोनों में आएगा ही आएगा। LCM 12 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 तिये 12 आ जाएगा। I इक्वल टू 4/12 ml स्क्वायर 1/3 ml स्क्वायर आ जाएगा। तो बातों बातों में रिजल्ट्स भी निकल गए जी। तो देख लेना है इसको, बहुत बहुत मैं कह रहा हूं बहुत 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 जरूरी है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। साथ के साथ लिख लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हाँ जी बेटा, तो अगली हेडिंग क्या आ गई आपकी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक तो पैरेलल हो गई, एक आ गई यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान से सुनना भाई, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना यार, ये किसी लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है। लैमिनर ऑब्जेक्ट यानी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है और थिकनेस उसके कंपैरिजन में कम है। बात को समझो, डिस्क है यार कोई, अब डिस्क जो है वो लैमिनर ऑब्जेक्ट है, या कोई आपकी कॉपी किताब है, जैसे मान लो ये शीट है, ठीक है, ये लैमिनर ऑब्जेक्ट है यार। इसका ये जो एरिया है ना, एरिया सरफेस एरिया, ये ज्यादा है, थिकनेस इसकी कम है।
तो ये किसी भी लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ रहे हो? लैमिनर मतलब लैमिना, कोई शीट है, जैसे ये नोट्स हैं, कोई बुक है, कॉपी है, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा, थिकनेस इसकी कम है, तो ये लैमिनर ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है जी? तो ये अपने पास कोई भी लैमिनर ऑब्जेक्ट है, इस लैमिनर ऑब्जेक्ट में से बेटा जी 3 एक्सिस चाहिए मुझे, जहां से मर्जी पास करें, सेंटर ऑफ मास से पास करना है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वो वहां था पैरेलल एक्सिस में था, सेंटर ऑफ मास से ही पास करवाना है ऐसी कोई कंडीशन नहीं। हाँ, तीनों एक्सिस चाहिए और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। भैया सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बोला क्या जरूरी है, ऑल द 3 एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेम पॉइंट एंड दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो ये पॉइंट है और एक एक्सिस ये वाला है अलोंग द प्लेन, ये प्लेन में है मेरे भाई, अलोंग द प्लेन है। ठीक है? ऐसे रोटेट किया मैंने, मान लो इसको। ठीक है? इसको हमने कुछ ऐसे रोटेट किया, ये एक्सिस प्लेन में है, ये एक्सिस प्लेन में है, प्लेन में। ठीक है जी? इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, तो ये पहला एक्सिस हो गया। इसका कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, चलो नाम देंगे थोड़ी देर में। हमने बोला 3 एक्सिस चाहिए और तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरा एक्सिस ये है जी, इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे घुमा दिया इसको। ठीक है जी? ये इसमें से पास करता हुआ नीचे से निकल गया, ये सिचुएशन है। उम्मीद है समझ में लग गया होगा। पहला वाला एक्सिस कौन सा था, प्लेन में, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया था। दूसरा एक्सिस उसी पॉइंट से पास कर रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलरली, अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है। इमेजिनेशन चाहिए, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है जी? ये दूसरा एक्सिस हो गया, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। और तीसरा एक्सिस मैंने बोला यहीं से पास होना चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप इमेजिन कर लो भाई, एक एक्सिस ये वाला है, एक एक्सिस ऊपर वाला, तो एक एक्सिस ये वाला जाएगा ना, ऐसे घूमेगी नहीं, ये तीनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे। समझ लो बात को। एक एक्सिस तो ये रहा, ऐसे रोटेट किया। ठीक है जी? एक एक्सिस ये वाला लगा दिया मैंने, ये ऐसे रोटेट कर दी। अब यहां पर एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस हो गया, तीसरा यार ये बनेगा, ऐसे घुमा दो, तीनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तीनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे भाई। एक एक्सिस ये वाला है, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा ये वाला। ठीक है नी? ये देखो, एक एक्सिस ये वाला हो गया, इसको ऐसे घुमा दिया, एक एक्सिस ये वाला हो गया, ये ऐसे घूम जाएगी, और एक एक्सिस ये वाला जो जा रहा है ये ऐसे घूमेगी। ओके? अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता भाई, लग गया होगा समझ में अगर लगना होगा तो 3 एक्सिस हैं, एक ये वाला, एक परपेंडिकुलर वाला, और तीसरा कौन सा था, तीसरा भाई प्लेन में ही था। देख, पहला तो ये था और तीसरा प्लेन में। अगर मैं यहां बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे वाला बनेगा। ठीक है? तीसरा एक्सिस प्लेन में ही था, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। या तो ऐसे घुमा लो, या ऐसे घुमा लो, या इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे भी ये घूमेगा। ठीक है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे। मान लो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हो गया भाई। इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई मानता हूं, तो
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस हो गया, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है उसको मैंने z एक्सिस मान लिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz हो गया। तो अपने पास एक लैमिनर ऑब्जेक्ट है, उसको तीन तरीके से मैंने रोटेट करवाना है। दो एक्सिस प्लेन में है लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीसरा एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका अगर नाम आई एक्स है, इसका नाम आई वाई है, इसका नाम आई जेड है, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड किसके इक्वल होगा? आई एक्स और आई वाई के सम के इक्वल होगा। जेड हमेशा किसको मानना है, मतलब सम हमेशा किसका करना है? जो दो प्लेन वाले हैं। नाम पे मत जाओ, कल को नाम चेंज कर दूंगा मैं। इसका नाम अगर मैंने आई जेड रख दिया, इसका नाम आई एक्स रख दिया, तो ये आई वाई हो जाएगा। तब रिजल्ट क्या आएगा? आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो जो परपेंडिकुलर वाला है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके इक्वल होना चाहिए? जो प्लेन वाले हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होना चाहिए। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मैंने बोला नाम पे मत जाओ, फिगर के हिसाब से जाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर वाला जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन वालों के पैरेलल, प्लेन वालों एक्सिस के इक्वल होना चाहिए। हाँ, शर्त क्या है? तीनों के तीनों सेम पॉइंट से पास होने चाहिए और तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। बाकी स्टेटमेंट फिर वही नोट्स में से जाके पढ़ लेना। इसको क्या कहते हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल, सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस। बहुत बहुत जरूरी है, ये भी बहुत काम आएगी अगर क्लियर हो गई हो तो। एक एग्जांपल इस पे बेस भी करा देते हैं आपको। मान लो, एक ही कराएंगे। मान लो यार ये डिस्क है, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन तुम्हें किसी ने कह दिया कि जी मैंने तो along द डायमीटर प्लेन में एक एक्सिस लिया और मैंने डिस्क को ऐसे घुमाना, मैंने तो मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अच्छा, पहले आप पैरेलल एक्सिस सोचोगे लेकिन पैरेलल लगनी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें पता है वो ये वाला पता है 1/12 ml स्क्वायर। अगर तो ये वाला चाहिए होता तो लगती, लेकिन ये तो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? परपेंडिकुलर आ रहे हैं ना। तो मुझे डायमीटर वाला चाहिए, ये वाला, इसको आईडी बोल दूंगा, अलोंग प्लेन भी, ठीक है। अलोंग डायमीटर, डायमीटर खैर प्लेन में आएगा। अलोंग द डायमीटर बोल दिया तो डायमीटर तो किधर आएगा? अब डिस्क का, उसके प्लेन में आएगा ना। तो मुझे ये वाला चाहिए, पैरेलल लगनी नहीं है, परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी। लेकिन परपेंडिकुलर में दो एक्सिस नहीं, तीन एक्सिस चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करूंगा? इस डिस्क का मुंह मैंने तुम्हारी तरफ कर दिया। देखो ये जो डिस्क है भाई, इसका मुंह मैंने किस तरफ कर दिया? तुम्हारी तरफ कर दिया। जब मैंने तुम्हारी तरफ कर दिया तो ये वाला एक्सिस तुम्हारी तरफ चले गया। समझो बात को। ये डिस्क पहले ऐसे पड़ी हुई थी, मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये वाला जो 1/12 ml स्क्वायर वाला है वो तुम्हारी तरफ आ गया ना। यानी ये वाला अगर ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ये वाला एक्सिस वाला, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 mr स्क्वायर है, पता है तुम्हें, ठीक है। ये ऐसे थी, ये वाला 1/12 mr स्क्वायर था, मैंने इसको बस ऐसे कर दिया, ठीक है जी। तो अगर इसके बिल्कुल प्लेन से परपेंडिकुलर वाला है, ये परपेंडिकुलर वाला है, ऐसे घूमेगी, तो ये वाला तुम्हें पता है 1/12 ml, सॉरी 1/12 क्यों लिखा? पागल हो गया? डिस्क का डिस्क, रॉड नहीं है। 1/2 mr स्क्वायर, 2 है भाई, 2, सॉरी 1/2। तो ये वाला तुम्हें पता है। अब ये वाला मुझे अलोंग द डायमीटर वाला चाहिए। देख ये वाला चाहिए ना, अलोंग द डायमीटर वाला चाहिए। जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये डायमीटर वाला आ गया ना। मुझे ये चाहिए, ये वाला मुझे पता है
यार अगर ये आईडी है तो ये भी तो डायमीटर ही है, ये भी सेम ही आएगा, अलोंग द डायमीटर ऑल्सो सेम आएगा। तो मुझे चाहिए एक था लेकिन मुझे दूसरा लेना पड़ गया क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस में 3 चाहिए होंगे। तो ये बेटा मुझे चाहिए था, ये वाला जेड एक्सिस है, मुझे पता है, इसको मैंने एक्स मान लिया। वाई वाला मुझे इमेजिन करना पड़ गया, अगर बेटा ये आइडिया तो ये भी क्या होगा, आईडी होगा। तो ये वाला पता है, ये आई जेड हो गया, ये ढूंढना है, ये आई एक्स हो गया, ये भी चलो ढूंढ नहीं है, ये आई वाई हो गया। आई जेड यानी ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही पता है, हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, आई एक्स आई डी है, और ये भी तो सेम ही है, ये भी आई डी है, ये बन गया 2 आई डी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, आई डी प्लस आई डी क्या हो गया, 2 आई डी हो गया, 2 आई डी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। आई डी कितना आ गया, 1/4 एम आर स्क्वायर। बात को समझो, आई डी कितना आ गया, 1/4 एम आर स्क्वायर आ गया। ऐसे अगर रिंग का आईडी चाहिए होगा ना, रिंग, अब रिंग अगर ये होता, अगर ये रिंग होता तो इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता, अपना वाला क्या होता, एम आर स्क्वायर। उसका आईडी प्लस आईडी करके करते तो वो 1/2 एम आर स्क्वायर आ जाता। ठीक है जी, अब इसको यार यहीं पर क्या करने जा रहा हूं, क्लोज करने जा रहा हूं, इससे ज्यादा फिर पजलमेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए, वही बात है, पगला जाओगे। तो अभी पगलाना नहीं है, अभी चीजों को धीरे धीरे करके ग्रेस्प करना है, अभी टाइम लगेगा, अभी चीजें और आएंगी, ग्रेस्प करने में टाइम भी लगेगा। न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे सॉल्व करोगे, वर्कआउट करोगे, तो आपका काम सॉलिड होता चले जाएगा। तो इन चीजों को करो जी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बातें की हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बाकी चीजों के साथ संबंध बनाएंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाकी चीजों यानी एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह के साथ क्या क्या रिलेशन होगी, वो चीजें फिर हम देखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, अच्छे से इनको करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।